ठीक है, तो PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड, कि तुमने लिक्विड में A लिया कितना था, और PB कितना वेपर प्रेशर लगाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि तुमने B कितना लिया था, नॉट PB नॉट. सो वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ सोल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम राउल्ट्स लॉ देख रहे हैं. तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PA नॉट, और PB जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, PB नॉट. वाई कांस्टेंट PA नॉट, क्योंकि अगर मैं x से 1 ले लूँ, अगर मैं x से की वैल्यू 1 ले लूँ, x से 1 का मतलब है कि उस वक्त सिर्फ A है. और आपको ये बात पता है कि जब सिर्फ A होता है, जब सिर्फ A होता है तो PA की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, PA नॉट. सिमिलरली अगर मैं XB की वैल्यू 1 ले लूँ, XB 1 हो जाएगा तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ B होगा, तो अब PB की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, PB. तो अब हमने राउल्ट्स लॉ के हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर निकाला, PA प्लस PB, तो PA की वैल्यू PA नॉट इंटू XA, PB की वैल्यू PB नॉट इंटू XB. तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा एक ऐसे सोल्यूशन का जो A और B को मिक्स करके बना है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू. अब इस इक्वेशन को ना ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. देखो कैसे प्लॉट कर रहे हैं. इस साइड A1 ले लो, अगर मैं इस साइड A1 ले रही हूँ तो XB कितना होगा, 0, बिकॉज XA प्लस XB इज ऑलवेज 1. जाहिर सी बात है अगर आप सारा ही A डाल रहे हो तो B 0 हो जाएगा. और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे A1 है, B 0 है, तो इसका मतलब इस वक्त जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो सिर्फ A की वजह से ही लग रहा होगा, क्योंकि B तो है ही नहीं. और जब सिर्फ वेपर प्रेशर A की तरफ से लगता है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, PA नॉट से. मैंने बताया था ना कि जब सिर्फ और सिर्फ A होता है तो उसके वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, PA नॉट, बिकॉज दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पे स्वयं मैं यहाँ पे एक वैल्यू मार्क कर रही हूँ, क्या मैं उसको PA नॉट लिख सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या है, A. अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे A की वैल्यू को कम करती गई, B की वैल्यू बढ़ाती गई, A की वैल्यू कम करती गई, B की वैल्यू बढ़ाती गई. तो एक टाइम आएगा जब A की वैल्यू 0 हो जाएगी और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी. अब इस पॉइंट पे A क्या हो चुका है और B क्या हो चुका है, तो इस पॉइंट पे मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ कौन है, B. और अगर सिर्फ B है तो वेपर प्रेशर भी किसकी वजह से होगा, B की वजह से. और जो B की वजह से वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू को मैंने किससे डिनोट कर दिया, बट इस टाइम पे A का कितना होगा, 0. तो A का मैक्सिमम PA नॉट था, मिनिमम 0 था. तो अगर मैं A के मैक्सिमम और मिनिमम को ज्वाइन करके लाइन बना दूं, ये लाइन आ गई वेपर प्रेशर ऑफ A की, विच इज़ PA नॉट इंटू XA. यानी कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर चेक करना चाहती हूँ कि अगर XA 0.9 है तब वेपर प्रेशर A का कितना होगा, तो इस लाइन पे मैं चेक कर सकती हूँ. अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि जब XA 0.7 है तो या तो मैं XA की वैल्यू 0.7 पुट करके उसको PA नॉट से मल्टीप्लाई करूँ, या सिंपल मैं ग्राफ पे चेक कर सकती हूँ. ग्राफ का बनाने का क्या मकसद होता है कि आपने दो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को ज्वाइन करके जो ग्राफ बनाया, अब वो ग्राफ पे आप किसी भी कंपोजिशन पर, XA की किसी भी कंपोजिशन पर वैल्यू चेक कर सकते हो. सिमिलरली B का मैक्सिमम PB नॉट था और मिनिमम 0 था, तो मैंने B के भी ज्वाइन कर ली. तो इसको ज्वाइन करके मेरे पास किसका ग्राफ आ गया, PB का. किसी भी पॉइंट पे, XB के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं PB चेक करना चाहती हूँ तो मैं इस ग्राफ पे चेक कर सकती हूँ. XB जब 0.3 है तो PB की वैल्यू मैं इस ग्राफ पे चेक कर सकती हूँ. और अगर कहीं मैंने इनके दोनों अपर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो ये टोटल वेपर प्रेशर जो आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप जिस XA और जिस XB पे टोटल वेपर प्रेशर चेक करना चाहते हो उस कंपोजिशन के सामने इस ग्राफ पे चले जाओ, आपको वैल्यू मिल जाएगी.
तो दिस वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब तुम्हारा क्वेश्चन था आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब हुआ क्या, जब साइंटिस्ट ने देखा कि जब वो प्रैक्टिकली ए और बी दो लिक्विड को मिक्स कर रहे थे तो और उनकी जो प्रैक्टिकल पीए की वैल्यू आ रही थी, कभी कभार तो सच में उनकी वैल्यू इसके बराबर आ रही थी, मतलब जो फॉर्मूले से वैल्यू आ रही थी पीए नॉट इंटू एक्स से वही प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही थी। जो फॉर्मूले से वैल्यू आ रही है और वही प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो तुमने सोल्यूशन बनाया है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। वो किसको फॉलो कर रहा है? अगर ए और बी को मिक्स करने के बाद सच में जो आप प्रैक्टिकली पीए की वैल्यू निकालोगे वो पीए नॉट इंटू एक्स के इक्वल आ गई, पीबी की वैल्यू सच में जो आपने प्रैक्टिकली निकाली है वो जो वैल्यू फॉर्मूले से आनी चाहिए थी पीबी नॉट इंटू एक्स बी उसके इक्वल आ गई, और टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू भी पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी के इक्वल आ गई, तो मतलब ऐसे सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोला जाएगा जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार जब आप ए और बी को मिक्स करो सच में पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए के इक्वल आए। रादर कई बार देखा गया है कि पीए की वैल्यू जो आप प्रैक्टिकली निकाल रहे हो और जो राउल्ट्स लॉ ने कहा था उसके इक्वल नहीं आई। पीए की वैल्यू जो आपने निकाली और जो फॉर्मूले से पीए नॉट इंटू एक्स की वैल्यू आई उसके बराबर नहीं आई। सिमिलरली पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्स बी के इक्वल नहीं आई, तो ऑफकोर्स टोटल वैल्यू भी पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी के इक्वल नहीं हो आई होगी। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाता है ना। अब सबसे पहले तो हमारे पास ये सवाल उठता है कि आखिर मैम ऐसा कब होगा, कब ए और बी को मिक्स कराने पर आइडियल सोल्यूशन बनेंगे और कब ए और बी को मिक्स करने पर आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर तो ए और बी दोनों सेम हैं, जैसे मान लो तुमने हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स कर दिया, हेक्सेन भी अल्केन फैमिली का है, हेप्टेन भी अल्केन फैमिली का है, तो जब तुमने उनको मिक्स नहीं किया था, लेट्स से हेक्सेन, अगर मैं पूछूं कि हेक्सेन और हेक्सेन के बीच में कौन से फोर्सेस होंगे, आप कहोगे अल्केन फैमिली है, वंडरवॉल फोर्सेस। हेप्टेन के अंदर कौन से फोर्सेस होंगे, आप कहोगे अगेन अल्केन फैमिली, वंडरवॉल फोर्सेस। अब जब तुम दो लिक्विड सेम फैमिली के मिक्स करते हो, जैसे दो हेक्सेन के बीच में हेप्टेन आ गया, तो भी क्या हुआ, उसने तोड़े भी कौन से फोर्सेस, वंडरवॉल, बनाए भी कौन से, तो ना तो क्या होगा, ना तो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बनेंगे ना वीकर बनेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर ए और बी हैव सेम फोर्सेस बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि जब आपने उनको मिक्स नहीं किया था तब भी उनके अंदर वही फोर्सेस थे, जब उन्होंने मिक्स कर दिया तब भी उतने फोर्सेस हैं, ना स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्या होगा कि जैसे मान लो तुमने 2 लीटर हेक्सेन को मिक्स किया, 2 लीटर हेप्टेन से मिक्स किया, तो वॉल्यूम 4 लीटर ही आएगा, क्योंकि अगर फोर्सेस वीक हो जाते फिर वॉल्यूम बढ़ जाता, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग ग्रेटर हो जाता, क्योंकि फोर्सेस वीक होने से चीज़ें दूर भागती हैं। और अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते तो मॉलिक्यूल पास आ जाते, मॉलिक्यूल पास आ जाते तो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या हो जाता, लेस देन 0। तो कहने का मतलब है कि आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन है दैट वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड बी 0, और वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी जब आप दो लिक्विड सेम फैमिली के मिक्स करोगे, क्योंकि ना तो उन्होंने मिक्स होने पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनाए ना उन्होंने वीक फोर्सेस बनाए, ना तो वॉल्यूम बढ़ा ना, तुमने मिक्स करने से पहले 2 और 2 कितना डाला था, और मिक्स करने के बाद भी कितना आया, तो 4 - 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आइडियल सोल्यूशन की, दैट इज वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज। सेकेंड कंडीशन आइडियल की होती है कि जो इंथैल्पी है, जो हीट निकल रही है वो भी 0 होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा निकले ना ज़्यादा देनी पड़े। अब जब तुमने हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स किया तो तुमने हेक्सेन के कौन से फोर्सेस तोड़े, वंडरवॉल, और बने भी कौन से, तो जितनी एनर्जी तुमने दी होगी तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी निकल जाएगी। तो अगर तुमने 2 दी है, 2 निकल गई, तो दी कितनी तुमने, +2, निकल कितनी गई, -2, तो 0 कितना चेंज आ गया। तो ऑटोमेटिकली आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन होती हैं कि वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड बी
इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग शुड बी, और वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाता है अगर तुम ऐसे दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो जिनका फोर्सेस बिफोर एंड आफ्टर क्या होते हैं, एग्जाम्पल हेक्सेन एंड एग्जाम्पल क्लोरोब्यूटेन एंड ब्रोमोब्यूटेन, दोनों सेम फैमिली के है ना, क्लोरोब्यूटेन एंड। अब जब तुम ये कंडीशन मिक्स करोगे सेटिस्फाई, ऑटोमेटिकली पीए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पीए नॉट इंटू पीबी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, और जब इसकी वैल्यू इक्वल आएगी मतलब ये सोल्यूशन किसको फॉलो कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ, और जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, समझ आया। अब लेकिन जब तुमने दो लिक्विड्स को, ऐसे दो लिक्विड को मिक्स कर दिया जिनके फोर्सेस बिफोर एंड आफ्टर बदल गए, तो दो केसेस आते हैं इसमें भी। पहला केस ये आता है कि पहले स्ट्रॉन्ग थे फोर्सेस, बाद में क्या हो गए। जब ऐसा केस आएगा कि पहले स्ट्रॉन्ग है बाद में क्या हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ग्रेटर हो जाएगा, इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल होंगे, बट कैसे नॉन आइडियल, शोइंग नेगेटिव। कैसे, जब सारी चीज़ें ग्रेटर हो रही हैं, सब हमेशा बताया कि जिसमें ग्रेटर साइन है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इंथैल्पी भी, तो उनका जो पीए की वैल्यू आएगी वो भी जितनी आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आएगी। यानी कि पीए की वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी, पीए नॉट इंटू, बट उससे ज़्यादा आएगी। पीबी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, सारा ग्रेटर 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 ग्रेटर, मतलब ये कैसा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा, शोइंग जे डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग भी ग्रेटर आ गया, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग भी क्या आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी पीए की वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी उससे, और पीबी की वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी उससे, तो सारा ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, मतलब कैसा नॉन आइडियल, कैसा सोल्यूशन बनने वाला है, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव। और ये कब बनेगा, जब पहले फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, बाद में क्या होंगे, क्योंकि बाद में वीक से सारी चीज़ बढ़ेगी। उल्टा लगता है, ऐसे लगता है स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए, उल्टा होता है। स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है तो कैसी डेविएशन आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, इंथैल्पी भी। और इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो ग्राफ आना ये चाहिए था, पर पीए का ग्राफ ऊपर आएगा, पीबी का ग्राफ भी जितना आना चाहिए था वो, और टोटल भी क्या आया, देख रहे हो। अब यहीं पे मैं तुम्हें एजियोट्रोप्स पढ़ाती हूँ, पहले नेगेटिव भी सुन लो। नेगेटिव इसका उल्टा, नेगेटिव में क्या, अगर फोर्सेस पहले वीक हैं बाद में क्या हो रहे हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग में मॉलिक्यूल इकट्ठे आने लग जाएंगे, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग बढ़ने की जगह कम हो जाएगा, हीट ऑन मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, पीए की वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी पीए नॉट इंटू एक्स से उससे क्या आ जाएगी, कम। पीबी की वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी पीबी नॉट इंटू एक्स बी से क्या आ जाएगी, कम 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 कम। मैंने यही तो याद करवाया हुआ है कि सारा ग्रेटर 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 करोगे पॉजिटिव, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कम हो गया वीक से स्ट्रॉन्ग, अगर फोर्सेस क्या हुए वीक से, इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग भी क्या हो गया, पीए की वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी पीए नॉट इंटू एक्स से उससे क्या आई, कम, पीबी नॉट इंटू एक्स बी, सारा लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। ये कौन सा केस है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे ब्लू ब्लैक वाली लाइन के एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स आर, ये तो केस हो गया आइडियल नॉन आइडियल, ये तो तुमने रट्टा मारना है, थ्योरी टॉपिक है। अब एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, कहते हैं एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अब डेफिनेशन में मत जाओ, वैसे मिक्सचर क्या होता है, जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो ना, कभी भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर का मतलब ही यही होता है कि तुमने मान लो वाटर और इथेनॉल को मिक्स किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे वाटर किस पे बॉयल करता है 100, अल्कोहल किस पे बॉयल करता है लेट्स से 70। तो जब तुम पानी और अल्कोहल को मिक्स करोगे तो
ऐसा नहीं होगा कि ये 50 पे बॉईल कर रहा है, क्योंकि मिक्सचर की डेफिनेशन ही यही होती है, क्योंकि जब आप किसी दो कंपाउंड नहीं है, ये क्या है मिक्सचर। तो यूजली जब आप कोई मिक्सचर बनाते हो ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कभी फिक्स नहीं होता। कोई मिक्सचर क्या होता है, एक रेंज पे बॉईल करता है, मतलब उसके कुछ मॉलिक्यूल पहले बॉईल कर देंगे, कुछ मॉलिक्यूल बाद में बॉईल करेंगे। लेकिन कहते एक कंपोजिशन ऐसे आती है, एक XA और एक XB की वैल्यू ऐसे आती है जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वो मिक्सचर प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है। आई अगेन रिपीट, जब तुम A और B को मिक्स करके मिक्सचर बना रहे हो, तुम XA 0.1 XB 0.9 भी लेके मिक्स कर सकते हो, XA 0.2 XB 0.8, कंपोजिशन तो कोई भी ले सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। अब किसी ने अल्कोहल में वाटर डालना है, वो अल्कोहल थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल सकता है, कोई पानी ज़्यादा अल्कोहल का मिक्सचर में, तो तुम्हारी मर्जी होती है कि तुम A कितना डालो, B। तो साइंटिस्ट ने नोट किया कि एक तो ऐसी कंपोजिशन आती है XA और XB की, एक वैल्यू ऐसी आती है, आई डोंट नो विच, जिस वैल्यू पर वो जो लिक्विड होता है, मिक्सचर जो होता है, वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है। कैसे पता लगा वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है? कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एजियोट्रोप्स को अगर किसी को समझ नहीं आता तो हम उसको बोलते हैं, 4 शब्द याद कर ले, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कांस्टेंट। ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, क्योंकि अदरवाइज मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कभी कांस्टेंट होता नहीं है। बट एक ऐसी कंपोजिशन जिस कंपोजिशन पर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, है ना। अब जब लिक्विड पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, सारे देखो पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें ग्राफ ऊपर जा रहा था, तो इसमें एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट आएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन में भी कहते बढ़ तो रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होने का क्या मतलब है? सब एक ऐसी कंपोजिशन जिस कंपोजिशन पर उसका बढ़ता बढ़ता सबसे ज़्यादा बढ़ गया होगा वेपर प्रेशर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ होगा, कम। अगर तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट अगला टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे पढ़ाया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जहाँ अंदर का प्रेशर किसके बराबर हो जाए, अंदर का प्रेशर कहाँ के बराबर हो जाए। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ चुका है तो उसको बाहर के प्रेशर के बराबर होने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा या ज़्यादा? देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 क्यों है? 100 टेम्परेचर पर उसके अंदर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, बाहर के एयर के प्रेशर के। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इस मिक्सचर का प्रेशर बढ़ते 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 एक पॉइंट पे पहले ही प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, तो अगर अंदर का प्रेशर पहले ही बढ़ चुका है तो उसको बाहर के प्रेशर के इक्वल करने के लिए तुम्हें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा या ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा? पहले ही वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको बाहर के प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें थोड़ी सी हीट करनी पड़ेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दिस कि जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन जो करते हैं वो कौन से एजियोट्रोप्स बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन जो करेंगे, यानी कि जिनका ग्राफ नीचे जा रहा है, इनका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और जिस पॉइंट पर सबसे कम हो रहा होगा, जिस पॉइंट पे इनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, सबसे, यानी कि अंदर का वेपर प्रेशर बहुत कम है, तो उसको बाहर के प्रेशर के बराबर करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव डेविएशन जो करते हैं वो कौन सा एजियोट्रोप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ये बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मैम कब एजियोट्रोप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा, कब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो याद कर लो, अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन है, अगर क्वेश्चन किसका है तो याद रखना पॉजिटिव डेविएशन, उसका पॉजिटिव मतलब पहले ही बढ़ चुका है, पॉजिटिव मतलब पहले ही
तो वो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएगा? मिनिमम। कौन सा बनाएगा? अगर क्वेश्चन है नेगेटिव डेविएशन का, सोचना नेगेटिव में उसका कम हो रहा है, कम को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वो कैसे एजियोट्रॉप्स बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। एजियोट्रॉप होते क्या हैं? एजियोट्रॉप होते हैं ऐसे मिक्सचर जो कि प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। एक ऐसी कंपोजिशन आती है जिस कंपोजिशन पर उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ प्योर लिक्विड। और वो कौन सी कंपोजिशन होती है? वो कंपोजिशन या तो पॉजिटिव डेविएशन में नजर आएगी या नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में वो कौन सा पॉइंट होगा? सबसे टॉप वाला, यानी कि जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर पहले ही बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या शो करते हैं? मिनिमम। और नेगेटिव डेविएशन वाले क्या शो करते हैं? हाँ, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या बनता है और मिनिमम पॉइंट पे क्या बनता है। क्लियर है? तुम्हारा क्वेश्चन आइडियल नॉन आइडियल का था, क्लियर है? तुम्हारा एजियोट्रॉप्स का था, क्लियर है? अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मैम हमारे सोल्यूशन के वो न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते जिसमें वांटो फैक्टर आई निकालना होता है। तो जो मुकत का मेरे ख्याल से कल पेपर, आज पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है सोल्यूशन का, वही करके देख लेते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? डाइमर वाला। वही करवा देती हूँ। वो वाला नहीं कराती। मैंने ना जो आपका पेपर देखा है, दिस इज वेरी इजी। अगर आपको लग रहा है तो फिर उसका फायदा क्या है? ठीक है, फिर तुम भी लग जाओ, मैंने तो किसी को मना नहीं किया। पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें आज मैं बता दूं कि ये 4 क्वेश्चन कर लो, वही 4 क्वेश्चन अगर कल आके तुमने कर लिए, उसका कोई फन थोड़ा है ही नहीं बेनिफिट। मैं कहती हूँ चाहे बोर्ड में भी हो, मैं ये नहीं कह रही उनके बच्चों के बोर्ड में भी नंबर आते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात समझती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए, उसके बाद भी तुम्हारा पेपर अच्छा हो तो तुम सही ट्रैक पे हो। उसको देखे तुम लोगों को, मैंने जब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर देखा है ना, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारा कुछ करवा रखा है। ईथर तो मैंने करवाया ही नहीं था फिर। हाँ, अब HI के साथ रिएक्शन वो सारा करवा रखा है। फिर वो तो तुम्हारी खुद की गलती होगी, वो तुम्हारी खुद की गलती होगी ना। अब देखो इनका क्वेश्चन आया हुआ है सोल्यूशन का। इफ बेंजोइक एसिड लिखो सोल्यूशन का न्यूमेरिकल करके देखो, होता है तुमसे? is associated into a dimer when dissolved in benzene। गाइस जिनका पेपर हो गया बातें मत करो। दिवांशी आप बातें करने आए हो? और ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ, हर साल ही यही होता है कि टीनू मैम के बच्चों को आता था, हमें नहीं आता था।
हाँ पेपर तो इजी था, हाँ मैम ने बहुत इजी डाला हुआ है। परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब है अल्फ़ा। अब जब सोल्यूशन का चैप्टर मैंने करवाया था, मैंने बोला था कि बच्चे यहीं अड़ते हैं, बच्चे सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर जाते हैं, जहाँ क्वेश्चन परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन का आता है वहीं वो घबरा देते हैं और पेपर में आता भी वही है। तो मैंने क्लियरली बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है तो अल्फ़ा निकालना है। क्या निकालना है? बट अल्फ़ा निकलता है आई से, i-1/n-1। अगर डिसोसिएशन का क्वेश्चन है तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? i-1/, और अगर एसोसिएशन का तो उल्टा दो 1-i/1-1/n। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे अल्फ़ा निकालना है तो मुझे आई निकालना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि जिसका भी क्वेश्चन है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दिवांशी पता है बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस फॉर्मूले में तुम आई लगा दो। आई के 36 फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना। डेल्टा टीबी का क्वेश्चन होता तो डेल्टा टीबी का जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है WB/MB इंटू 1000/WA/KB, उसमें आई लगा देते। डेल्टा TF का क्वेश्चन होता तो डेल्टा, क्यों आप कहोगे कि मैम आई तो पूछा ही नहीं है, लेकिन अल्फा पूछ लिया ना। परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब है अल्फा पूछ लिया, और अल्फा तो आई पे डिपेंड करता है। जब तक आई नहीं निकलेगा अल्फा नहीं निकल सकता। तो ये बात मैंने क्लियरली बोली थी कि वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन टू कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन और यू गेट द क्वेश्चन परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब तुमने अल्फा निकाला मतलब आई निकालना है। और आई कैसे निकालना? आई के 3 अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक में। अब नॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास, कोई नॉर्मल कोलिगेट, कुछ मत करो। जिसका क्वेश्चन है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे वर्ड पढ़ते ही पता लग गया होगा, तो उसका जो आपने बेसिक फॉर्मूला उसी में आई लगा दो, बाकी सारा कुछ पुट कर दो, आई आ जाएगा। करो पुट। अप क्या तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है? 6.5। W भी गिवन है 6.1। देखना मैं सारा कुछ क्वेश्चन में से ढूंढ के डालूंगी। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि आप 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड डाल रहे हो। 6.1 ग्राम उसका गिवन मास हो गया WB। अब मोलर मास गिवन, क्वेश्चन में मोलर मास भी गिवन है स्टार्टिंग में, देखो ब्रैकेट में 122, नहीं तो मैं फॉर्मूले से निकालती। R की वैल्यू कौन सी लेनी है? ऑस्मोटिक प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में गिवन है, कहाँ था ऑस्मोटिक प्रेशर? 6.5 ATM। एटमॉस्फेयर में तो R की वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली क्या होती थी? 0.0821। बार वाली कौन सी होती है? 0.083। जूल में लेनी है तो क्या होती है? 8.314। लेकिन अब अगर कोई R की वैल्यू यहाँ पे 8.314 जूल वाली करेगा, वो तो उसकी मूर्खता है। जब आपको पाई एटमॉस्फेयर में गिवन है तो आपको R की वैल्यू भी तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली लेनी पड़ेगी कि नहीं? टेम्परेचर भी गिवन है 27, केल्विन में कन्वर्ट करोगे 300, वॉल्यूम कितना गिवन है? 100। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, वॉल्यूम इज गिवन, R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में। यहाँ से आई आ जाएगा, फिर अल्फा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल तरीके, अब मुझे पता नहीं राणा सर नंबर देना दे, बट मैं आंसर निकलवा दूंगी। अब राणा सर क्यों नंबर नहीं देंगे उसका मैं ऑल्टरनेटिव मेथड आपको बता दूंगी, पहले मेन मेथड समझो। यहाँ से आई की वैल्यू बताओ क्या आएगी? ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा 122। जैसे मैंने अप्रोक्सीमेटली किया, जैसे मान लो 0.509 आ गई, क्या आई निकालना था? इस क्वेश्चन में तो निकालना था परसेंटेज एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में 1 माइनस आई, डिसोसिएशन होता तो I-1/n-1।
एसोसिएशन है तो 1 माइनस आई अपॉन आई की वैल्यू आपकी कितनी आई है 0.509। आई एन क्या लोगे 2 क्योंकि डाइमर बना रहा है। एन कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जब ये एसोसिएट हो रहा है तो इट इज फॉर्मिंग अ डाइमर। मीन्स N2 लेना है, ट्राइमर होता तो N3 लेते, टेट्रामर होता तो N क्या लेते 4, बट यूजली डाइमर ही होता है ना, तो N की वैल्यू 2 ले ली। तो ये आ गई। परसेंटेज निकालनी है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 0.49 अपॉन 0.50। ये आना था 98, मतलब वैसे एग्जैक्ट नहीं निकाला ना मैंने, तो 90। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर 99 है कि 98 है, मैंने अप्रोक्सीमेशन करी तो मेरा 98 आया। एग्जैक्ट से 99 होगा तो 99 ठीक हो जाएगा। अगर 90 काट सकते हैं। अब राणा सर वाले बच्चे ने क्या करना है, ये तो हो गए जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। राणा सर वाले बच्चों ने, अब राणा सर वाला बता दूं मेथड, यही करोगे समझना तो समझ ले। देखो राणा सर वाले बच्चों ने क्या करना है, जो पाई का फॉर्मूला है ना उसमें आई मत डाल, उसमें मत डाल आई, जो सिंपल उसमें तूने क्या करना है, उसमें से ना तू एम बी निकाल ले। तू कहेगी एम बी तो गिवन है 122, फिर क्यों निकालना है। असल में आई था क्या, आई का मतलब था कि जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मोलिकुलर मास निकालते थे तो जो आना चाहिए था 122 वो आता नहीं था। आना कितना चाहिए था नॉर्मल, नॉर्मल तो वो होगा ना जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे नॉर्मल कितना है 120, बट तुमने फॉर्मूले से निकाला तो जो तुम्हारा है वो अब नॉर्मल है और जो दिया है वो क्या है। तो आई कैसे निकालना है तुम्हें, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय, मतलब जो तेरी वैल्यू आई है वो नीचे पुट कर दियो, जो गिवन है 122 वो, बस ये आई का फॉर्मूला ऐसे निकालना। देखो मैं तो सीधा क्या करती हूँ कि फॉर्मूले में ही आई पुट करवा देती हूँ, वहीं से आई आ जाता है। बट अगर राणा सर उस चीज़ के नंबर नहीं देते तो कोई मुश्किल नहीं है, आई फॉर्मूले में मत डालो। फिर तुम कहोगे कि मैम अगर आई ना डाले तो निकाले क्या, निकालना क्या है, फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा कि मैम भी तो गिवन है, बट जो तुम्हें गिवन है वो कौन सा है और जो तुमने निकाला है वो कौन सा है। तो नॉर्मल को किससे डिवाइड कर देना, वहाँ से आ जाएगा आई। अब उसके बाद ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड है ना, तो जो जो तुम निकाल रहे हो अब नॉर्मल वो आ रही है नहीं कैलकुलेटेड, और जो गिवन है, तभी तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये भी लिखा होगा कि नंबर काटेंगे तो ये कैलकुलेटेड, फिर बस ठीक है तो वही लिख दे। नॉर्मल जो तू निकाल रही है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो नीचे ले ले, और जो गिवन है, जो गिवन है वो कैलकुलेटेड। हाँ नहीं जो गिवन है वो, और जो निकाल रही है वो, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तू समझ ना सके। अगर सर को इससे खुशी मिलती है तो इससे कर ले कि फॉर्मूले से निकाल ले, जो तूने निकाला है वो क्या है कैलकुलेटेड, उसको रखना नीचे, और जो गिवन है ऑब्जर्व्ड उसको रखना। एक बार आई आ गया, अब अल्फा क्या लेगी 1 माइनस अपॉन 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला भी लगाने के लिए चिढ़ते हैं। इसकी भी डेरिवेशन दिखाऊं, फिर इसके लिए क्या करना है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CO, डाइमर बना रहा है मतलब दो जुड़कर एक हो रहे हैं, ठीक है। अब मान ले
अब ये 2 से कितने हो रहे हैं? 1, यानी कि 1 से कितने हो रहे हैं कह सकते हो, बट 1 से कितने हाफ हो रहे हैं? क्या सारे एसोसिएट हो रहे होंगे? अगर सारे एसोसिएट हो रहे होते तो अल्फा निकालते ही क्यों? हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं परसेंटेज एसोसिएशन में से, ये कितने एसोसिएट हो रहे हैं, और हम क्या निकाल रहे हैं? अल्फा। तो लेट इट्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा। तो अगर इसमें से अल्फा एसोसिएट हो रहे हैं तो बचेंगे कितने? 1 माइनस। अगर तुम ये मान रहे हो कि इसकी जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, अगर तुमने डायरेक्टली नहीं निकालनी, पर तुम निकाल तो एसोसिएशन ही रहे हो ना, यानी कि तुम क्या निकाल रहे हो? अल्फा। मतलब क्या कि एक में से सारे नहीं जुड़ रहे, कितने जुड़ रहे हैं? सिर्फ अल्फा जुड़ रहे हैं, तो बच्चे कितने? पर एक बात बता, अगर अल्फा जुड़ रहे हैं तो बनेंगे भी अल्फा, बनेंगे अल्फा बाय 2, क्योंकि जुड़ने के बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं ना। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, बनेंगे तो वो कितने? 2 जुड़े तो बनेंगे कितने? 1। तो अगर अल्फा जुड़ रहे हैं तो जुड़े हुए मिलेंगे कितने? अल्फा बाय 2। अब आई क्या होता था? आई होता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। कितने लिए तूने? बिफोर कितने लिए थे? बाद में कितने आ गए? एक तो जो बच गए 1 माइनस, और जो बन गए, तो डेरिवेशन क्या आ गई? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। दोनों में से अल्फा क्या लिया? अब यहाँ पे 2 इसीलिए ले रही है क्योंकि डाइमर है। क्वेश्चन में डेरिवेशन में वो कुछ टाइमर n ले लेना यहाँ पे, अगर डेरिवेशन करके दिखानी है n, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना डाइमर ही हो, वो जुड़ के जितने मर्जी बना सकता है n। तो यहाँ से 1 उधर ले जा, i माइनस 1, ये माइनस उधर गया 1 माइनस आई, ये पूरी डेरिवेशन करके फिर जो तेरी i की वैल्यू आई है यहाँ पुट करेगी और n की वैल्यू क्या पुट करेगी। ये पूरा हर बार करके दिखाना इस मुश्किल। तभी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है सीधा अल्फा याद कर लो, 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन की वैल्यू क्या पुट करनी है? स्वयं डाइमर बना रहा है, और आई की वैल्यू आप ऊपर से निकाल चुके। अब राणा सर वाले बच्चे पूरा करके दिखाएं, अब मैं क्या करूँ? मैं तो बच्चों को कभी रिकमेंड नहीं करती ये करो, क्योंकि जिस जब मैं बच्चों को करने लगी रिकमेंड ये वाला, तो वो जो फॉर्मूला करके आंसर निकाल के आने वाले हैं वहाँ से भी जाएंगे। एटलीस्ट अगर बच्चे को परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, वो बच्चा सीधा फॉर्मूला अल्फा लगाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन इंटू 100 करके आंसर तो निकाल ही आएगा ना। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अब मुझे भी नहीं पता कि बोर्ड में कौन चेक करेगा, आई एम नॉट नोइंग द फैक्ट, तो अगर टीचर कोई ऐसा बैठेगा राणा सर वाला, वो काट सकता है नंबर। बच्चों के जब नंबर आते हैं 99, 98, 100, मुझे थोड़ा पता है कि 2 नंबर कहाँ काटे हैं, हो सकता है इधर ही काटते हो, बट मैं पूरी क्लास को देखती हूँ ना, मेरे को तो ये पता है कि काफ़ी बच्चे पूरे डेरिवेशन भूल ही जाएंगे। उस चक्कर में बच्चा परसेंटेज एसोसिएशन वाला क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं। तो उससे तो वो बेटर बच्चा है ना जो अल्फा फॉर्मूला याद करके गया है, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन इंटू 100 करके आंसर निकाला है। तो जो वहाँ पे एग्जामिनर बैठा होगा वो कहेगा बच्चे ने पूरा आंसर निकाला है, मेथड शो नहीं करा, चलो आधा नंबर काट लेगा, 1 काट लेगा 3 में से, 2 नंबर तो उसके आ गए ना। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमें तो 1 नंबर भी नहीं कटवाना, फिर वो करो डेरिवेशन, फिर वो करो याद। तो मैं तो इसीलिए दोनों तरीके ही बताती हूँ, विद डेरिवेशन और विदाउट डेरिवेशन। बट मैं 90% बच्चों को यही बोलती हूँ कि न्यूमेरिकल में डेरिवेशन शो करने की ज़रूरत, सीधा फॉर्मूला याद करो कि परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय इंटू 100। इवन सैम्पल पेपर्स में भी आप देख लो परसेंटेज एसोसिएशन वाले क्वेश्चन, सैम्पल पेपर जो आजकल आने लग गए हैं वहाँ पे वो टॉपर्स का आंसर भी नहीं रखते हैं कि टॉपर ने वो क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करा है, तो आप उनमें देख लो उन्होंने सीधा फॉर्मूले यूज़ कर रखे हैं। अब राणा सर को खुश करना है तो फिर तुम देख लो, वो तो वैसे हो ही नहीं सकते, सही बात है। नहीं वैसे सैम्पल पेपर में भी कहीं कहीं शो कर रखा है डेरिवेशन। मैम बेटा ने कोड पे आप अपने बैक करते कर रहे हैं तो तब नहीं
देखो यार, मैं तो शुरू से पढ़ा रही हूँ, मेरे पास बच्चों के 99 मार्क्स आते हैं और मेरे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो फिर तुम देख लो, वही ठीक है। अब सोल्यूशन की कहाँ दिक्कत आती है? जब हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज, जब भी न्यूमेरिकल परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन का आएगा तो मतलब आई निकालना है। क्या निकालना है? जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, पाई का, डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीएफ का, उसी के फॉर्मूले में क्या लगा दो, आई पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, आई आ जाएगा। आई आने के बाद क्या निकाल लेना, अल्फ़ा। डिसोसिएशन का क्वेश्चन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, आई माइनस 1 अपॉन इंटू 100। क्यों करना है, परसेंटेज पूछी है। हो गया सोल्यूशन का? और कौन सा सोल्यूशन का और कौन सा न्यूमेरिकल कराऊं? डिसोसिएशन का अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है ऑफ CH3COH। CH3COH है ना? अब ऐसे सीधा अल्फा लगाओ, I माइनस 1 अपॉन, अब CH3COH कितने में टूट रहा है, कितने आयंस में टूट रहा है, 2 में। तो जो I की वैल्यू आएगी नीचे ऐड की जगह क्या पुट कर देना। बट तुम कैसे करोगे राणा सर वाले बच्चे? ये ले लो 1, ये ले लो, पर ये कितना डिसोशिएट हो रहा है, लेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी, तो ये अल्फा टूट रहा है। अगर ये अल्फा टूट रहा है तो ये 1 में से कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा जुड़ रहा था तो बच कितना रहा था, 1 माइनस अल्फा। टूट भी अल्फा रहा है तो बचेगा भी कितना, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, अल्फा अल्फा। क्यों? क्योंकि आगे 1 है। अगर आगे 2 होता तो 2 अल्फा ले लेते, अगर आगे 3 होता तो अब, लेकिन ये दोनों ही 1 1 है। बस अब आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, और नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितने लिए थे, 1, बाद में कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो आई आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, एक अल्फा से अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अपॉन, क्यों 1, क्योंकि जो फॉर्मूले यूज कर भी रहे हैं, सॉरी 1 माइनस आई नहीं आई, आई माइनस 1। अब ये क्यों आई, क्योंकि जो फॉर्मूले भी यूज कर रहे थे, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस, तो एन तो क्या लेना था, तो 2 माइनस 1 नीचे क्या बन जाना था। जैसे जो फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं उससे भी तो आई माइनस 1 अपॉन 1 नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने पहले ही 2 माइनस 1 1, इनका अल्फा आई माइनस 1 अपॉन 1। मुश्किल नहीं है वैसे तो, जो भी डिसोशिएट या एसोशिएट करे उसको 1 ले लो, फिर उसको नीचे क्या कर दो, 1 माइनस जितने बन रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा, अगर एसोशिएट हो रहे हैं तो अल्फ़ा बाय 2, अल्फ़ा बाय, अगर ट्राइमर बना रहा है तो अल्फ़ा बाय, अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे दूँ तेरे को मैं, H3PO4, 3H, वैसे ऐसे कम आते हैं बट अब तू पूछ ही रही है। मान ले क्वेश्चन ही ऐसा है कि जो पार्टिकल तो 1 ले रही है वो टूट तो अल्फा रहा है, बट ये बन ही 3 अल्फा रहे हैं। देख रही है, जो डिसोशिएट हो रहा है, अगर वो डिसोशिएट होने पे ही कितने दे रहा है, तो फिर अगर वो अल्फा भी टूटेगा, ये बनेंगे तो कितने। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है ना, फिर क्वेश्चन कोई टफ नहीं है।
अगर तू ऐसे सल्यूट की डिसोसिएशन निकाल रही है H3PO4 की, जो तेरे को पता है कि एक टूटने पर ही 3H पॉजिटिव देता है, तो जब वो अल्फा भी डिसोशिएट होगा तो वो वाला आयन तो 3 अल्फा ही देगा ना। बाकी तो तेरे को डेरिवेशन पता है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर तो 1 ही लिए थे, आफ्टर कितने हो गए, बच्चे कितने 1 माइनस अल्फा, पर 1 कितने गए, बस यहां से अपने आप एक अल्फा से अल्फा क्या हो गया, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया I माइनस 1/3। तो जिन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूले से करा होगा अल्फा I माइनस 1/n माइनस, तो उन्होंने n 4 लिए होंगे क्योंकि वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है, तो नीचे 4 माइनस 1 क्या बन गया होगा, तुम्हारा डेरिवेशन से ऑटोमेटिकली नीचे क्या आ गया। तो कोई वैसे मुश्किल तो नहीं है डेरिवेशन, अगर कोई ऑस्मोटिक रेशो तो बस पाई इक्वल टू CRT है। मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन वाले में समझ जब कंसंट्रेशन आता है तो तुमने ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब मतलब वो कैसे जाता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर, वो नहीं समझ आया। कल कराऊंगी, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो ये पूछ रही है कि हाई टू लो तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी, लो टू हाई हो तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट। आज थोड़ी देर तबीयत भी मेरी डाउन है, कल करते हैं फिर इसके, ठीक है। ये बंद कर रहा है याशमी